नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि ग्राम प्रधान के पास कितनी शक्तियां होती हैं, कितने अधिकार होते हैं। तो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए कि ग्राम प्रधान के पास कितने अधिकार होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आप समझ जाएंगे। देखिए, हमने समय बचाने के लिए पहले से ही कुछ लिख दिया है हेडिंग के रूप में। अब मैं आपको इसको विस्तृत रूप में समझाऊंगा। देखिए, जो ग्राम प्रधान होता है ना, वो गांव का एक मुखिया होता है। आप जानते हैं 1992 के पहले भी गांव में प्रधान होते थे और 1992 के बाद भी। 1992 के पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, तो केवल वो गांव का नाम मात्र का मुखिया होता था और एक बड़े बुजुर्ग को, एक जो गांव को डील कर सके, संभ्रांत व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को गांव का मुखिया बना दिया जाता था ताकि वो गांव की देखरेख कर सके। बस इतनी ही भूमिका थी 1992 के पहले। लेकिन जैसे 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के तहत अब लिख दिया गया, संविधान में इसका वर्णन कर दिया गया। तब से पंचायती राज व्यवस्था का बहुत महत्व बढ़ गया और दिन पर दिन 92 से लेकर के अब तक दिन पर दिन इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जो गांव का जो क्षेत्रीय लेवल का चुनाव होता है वो वास्तविक लोकतंत्र को दर्शाता है, और चूंकि जो ग्राम प्रधान होता है वो उन्हीं के बीच से चुना जाता है जिनके बीच में वो रहता है, इसलिए ये वास्तविक लोकतंत्र को दर्शाता है। व्यक्ति जानते हैं कि वास्तव में हम किसको चुन रहे हैं, तो इसलिए ग्राम प्रधान की बहुत भूमिका होती है। तो सबसे पहली बात तो वो गांव का मुखिया होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि पूरे देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, नाम मात्र का, लेकिन वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री होता है। जिस तरह से सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री की होती है देश के प्रति, वैसे ही एक छोटे से गांव में जो एक ग्राम सभा है उसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है, यानी कि मुखिया की होती है। अर्थात वह पूरे गांव का एक तरह से मुखिया है या फिर मालिक है। ठीक है। अब देखिए, 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव से मुक्त। जैसे ही एक ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वो शपथ ग्रहण करता है, तो संविधान में यह वर्णन किया गया है कि उसके शपथ ग्रहण से लेकर के 2 वर्ष तक कोई उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, यानी उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। गंभीर केस होने पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा 2 वर्ष तक उसे स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इजाजत दी जाती है। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि होता क्या है ना कि गांव में कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए फायदे के होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। तत्काल में उनका नुकसान होता है, हालांकि भविष्य में उनका भी फायदा होगा, लेकिन तत्काल में नुकसान होने के कारण या अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है उनको, इसलिए उस काम को मना कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया कि कम से कम 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जाएगा, ताकि गांव का जो प्रधान होता है वो अपने मन मुताबिक सार्वजनिक हित में फैसला लेकर के, बिना डरे हुए फैसला लेकर के कुछ सकारात्मक कार्य कर सके। तो 2 वर्ष तक वो अविश्वास प्रस्ताव से टेंशन मुक्त रहता है कि कोई नहीं मेरे विरुद्ध ला सकता, इसलिए वो जो करना चाहता है वो एक तरह से कर सकता है। ठीक है। विविध प्रकार के खाते होते हैं। वित्त आयोग, जैसे कि राज्य वित्त आयोग का अलग खाता होता है, केंद्र वित्त आयोग का अलग खाता होता है, उसमें भी कई मद होते हैं। तो हर प्रकार के मद में पैसा आता है और सारी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। हालांकि प्रधान और वहां का जो सेक्रेटरी होता है, जिसे ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, ये दोनों का संयुक्त खाता होता है, दोनों के सिग्नेचर से कोई धन निकलता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका प्रधान की ही होती है। प्रधान जिस मद के लिए चाहे पैसा खर्च कर सकता है, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह खर्च कर सकता है, हालांकि उसको पूरा रिपोर्ट देना पड़ेगा, पूरा विवरण लिखना पड़ेगा। तो ये खाते की उसके अंदर उसके पास जिम्मेदारी होती है। अब जैसे जितना बड़ा गांव होता है उसके हिसाब से बजट आता है। जो बड़े गांव होते हैं वहां तो करोड़ों रुपए आता है। अब करोड़ों रुपए की जिम्मेदारी उसको है कि वो किस तरह से काम करवाए। योजना बनाने का अधिकार। आप जानते हैं कि जब ग्राम पंचायत का गठन होता है तो गांव में 6 समितियां होती हैं, है ना। निर्माण समिति, विकास समिति, शिक्षा समिति, ऐसे ही 6 समितियां होती हैं और हर समिति में 6-6 सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर ही होते हैं। अब जो समितियां होती हैं उन समितियों में किस समिति का किसे पद दिया जाए, मतलब किस समिति में किस किस को रखा जाए, इसका भी निर्णय ग्राम प्रधान करता है। और अगर कोई भी
किसी को भी लगता है कि इस समिति से हटा करके दूसरी समिति में कर देना चाहिए, तो ये भी उसके पास पावर होती है, ये भी वो कर सकता है। और सारी समितियों को मिला करके जब पूरे ग्राम सभा की कभी बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। तो इस तरह से गांव के हित में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी योजना बनाई जाती है, उसका अंतिम रूप से क्रियान्वयन या अंतिम रूप से प्रस्ताव कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। अब जो भी प्रस्ताव पारित होता है वो प्रस्ताव ब्लॉक में भेजा जाएगा या फिर चाहें तो डायरेक्ट जिला पंचायत यानी कि जिले में भेज सकते हैं। यही नहीं, अगर उनको लगता है कि ये विशेष है, जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी बनाने की बात है, खेल का मैदान बनाने की बात है, कुछ अलग करने की बात है जो परंपरागत रूप से हट करके है, कुछ अलग लेकिन गांव के विकास के लिए है, तो उस योजना को वो डायरेक्ट डीएम के पास भेज सकता है, मुख्यमंत्री के पास भेज सकता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के पास भी भेजने का उसे अधिकार है। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, अगर वहां से उचित कार्रवाई नहीं होती है, उचित रिस्पांस नहीं आता है, यानी उसकी योजना को ध्यान नहीं दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ग्राम प्रधान को इतनी भी पावर दी गई है कि वो कोर्ट भी जा सकता है, न्यायालय जा सकता है। किस उद्देश्य पर, किस बेस पर जा सकता है? इस बेस पर के कि हमने ग्राम के विकास के लिए तार्किक रूप से योजना बनाई थी जो कि हो सकती थी और उसको वहां से खारिज कर दिया गया और उचित कारण भी नहीं बताया गया। तो चाहे वो मुख्यमंत्री के पास भेजे, चाहे डीएम के पास भेजे, चाहे प्रधानमंत्री के पास भेजे, उचित कारण बताना पड़ेगा अगर उसकी योजना को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो, है ना। तो कितना पावर है, बहुत पावर है। अब होता क्या है ना कि गांव के प्रधान, जाहिर सी बात है, अब भारत के राष्ट्रपति तक की योग्यता नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिखा ही नहीं गया है, तो कोई भी हो सकता है। अब इस पर भी बात हो रही है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों कुछ मतलब सीमा तय की जाए कि इतना जो कम से कम पढ़ा रहेगा तो वही ग्राम का प्रधान बनेगा। इसके अलावा जब वो प्रधान बनता है तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, पूरी पंचायती राज व्यवस्था उसको पढ़ाई जाए, बताई जाए। आप समझ लीजिए कि पूरे यूपी का अगर सर्वे किया जाए, यूपी ही नहीं भारत के किसी भी गांव का सर्वे किया जाए जो बहुत पढ़ा लिखा गांव है, शिक्षित गांव है, उसकी मैं बात नहीं करता, या कुछ पढ़े लिखे लोग प्रधान बन जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं जानते। बस वो उनके अंदर ये स्किल होती है कि हम चुनाव कैसे जीत जाएं, धन बल के वजह से डरा धमका करके या अभिवादन करके, है ना, निवेदन करके, चरण छू करके, मतलब किसी भी तरह से उनके अंदर यही स्किल होती है कि वो चुनाव जीत जाएं। इसके अलावा उनको कोई जानकारी नहीं होती। उनसे ज्यादा जानकारी जो एसएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, पुलिस की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको होती है, कारण वो पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं। तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रधान बने और उसके बाद जब प्रधान बन जाए तो उसकी कुछ समय तक ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग में स्पेशल संविधान पढ़ाया जाए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल में उसको पढ़ाया जाए, तब वो पूरे अपने अधिकारों को जान सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आपका प्रधान मान लीजिए नहीं जानता या जानता है तो गलत करता है, तो कम से कम आप जानते रहेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, एक प्रधान को कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर होती है, ताकि जब आप उसके पास जाएं और वो असमर्थता जाहिर कर दे कि ये तो हमारे कार्यक्षेत्र में है ही नहीं, तो आप उसको याद दिला सके कि नहीं, ये आपके कार्यक्षेत्र में है, आपको पता नहीं है, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। ठीक, फिर भी अगर नहीं करता तो आप उसको हिंट दीजिए कि दोबारा भी वोट मांगने आएंगे आप। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर। योजना बनाने का अधिकार, इसके अलावा यात्रा खर्च भी मिलता है उसको पेमेंट तो नहीं मिलती है, कुछ राज्यों में शायद शुरू हो गई है, लेकिन स्पेशल मतलब बाकायदे जैसे सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को पेमेंट मिलती है, वैसे तो पेमेंट नहीं मिलती, लेकिन यात्रा भत्ता उसको मिलता है, क्योंकि उसको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, ब्लॉक जाना पड़ता है, तो उसको यात्रा भत्ता मिलता है। तो ये भी उसका एक तरह से अधिकार मान लीजिए, है ना। इसके अलावा पुलिस को रिपोर्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए उसके गाँव में, क्योंकि वो गाँव का मुखिया है, तो उसके गाँव में मान लीजिए किसी को सरकारी नौकरी मिल गई, तो पुलिस इंक्वायरी होती है, उस लोकल थाने की पुलिस आती है, उस गांव में पूछताछ करने आती है कि फला व्यक्ति जो सिलेक्ट हुआ है उसका चरित्र कैसा है ना, चोर है कि डकैत है कि सज्जन है, तो उसकी रिपोर्ट ग्राम प्रधान देता है। ग्राम प्रधान भी दे सकता है और उसके आसपास के कुछ लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले जब आते हैं तो गाँव के लोगों से पूछते हैं। लेकिन अगर स्पेशल गाँव का प्रधान पुष्टि कर दे कि अच्छा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तो पुलिस को वो रिपोर्ट देता है। इसके अलावा समिति में फेरबदल कर सकता है, वो तो हमने बता ही दिया कि जो 6 समितियां होती है उसमें वो फेरबदल कर सकता है, किसी को इस समिति से निकाल करके उस समिति में कर सकता है। न्याय पंचायत,
हालांकि इसका सृजन शुरू में किया गया था, लेकिन अब न्याय पंचायत का गठन बहुत कम होता है, ना के बराबर नहीं होता मान लीजिए। लेकिन अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखें तो एक गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, नाली के, खड़ंजे के विवाद, घर के विवाद, तो इन झगड़ों को सुलझा देने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। अगर एक पंचायत बैठी गांव में, उसका मुखिया मतलब अध्यक्षता ग्राम प्रधान ने की और उचित निर्णय, तार्किक निर्णय अगर उसने दिया है, तो उस निर्णय को गांव के लोगों को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए भी। तो इस तरह से उसको छोटे मोटे झगड़े निपटाने का भी अधिकार है। ब्लॉक शहर की बैठकों में शामिल होता है वो, जैसे कोई ब्लॉक स्तर पे यानी क्षेत्रीय कार्यालय में कोई अगर बैठक हुई तो गांव का प्रतिनिधित्व करता है, गांव की अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको वो अपनी ओर से प्रस्तुत करता है। तो गांव का एक एजेंट के रूप में उस समय वो कार्य करता है, गांव का मुखिया के रूप में कार्य करता है। जिले में कोई बैठक होती है, जिला पंचायतों की बैठक होती है, ग्राम प्रधान को बुलाया जाता है, तो गांव का प्रधान जाएगा, अपने गांव को प्रेजेंट करेगा, वहां पे अपने गांव की समस्याओं को बताएगा, अपने गांव की रिपोर्ट देगा वो। तो ये अधिकार है उसको। इसके अलावा अन्य अधिकार, अन्य अधिकार का मतलब कि जब संविधान में ये बातें लिखी गई पंचायती राज व्यवस्था की 11वीं अनुसूची में, तो कुल 29 विषय थे। तो उन 29 विषयों को मैं आपके सामने अगर लिस्ट दे दूं तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 29 विषय हैं, तो आप अन्य में रख सकते हैं कि इन 29 विषयों के अंतर्गत जो चीजें हैं वो सब ग्राम के प्रधान के अंतर्गत आती हैं। इसका पहली कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। तो मुझे लगता है कि आप अब समझ गए कि एक गांव का जो प्रधान होता है उसके पास कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर होती है। अगर वह सही से सकारात्मक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो 5 वर्ष में ही एक गांव विकसित हो सकता है, चमक सकता है। ठीक है, आज फिर यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को बता सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।